ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ। यस सर। ओके, तो हम आज फरवरी मार्च 2017 पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द टेबल shows information about some of the elements in the third period. Okay, they have provided you with the atomic radius of most common ion found by these elements, and the maximum oxidation state. Complete the table to show the maximum oxidation number of each element in its compound. अच्छा, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स बता दिए और आपको बता दिए थर्ड पीरियड है। ठीक है, और अगर आप पीरियोडिक टेबल को रेफर करें तो ये देखें, ये रहा आपका थर्ड पीरियड, Na से स्टार्ट हो रहा है और आर्गन पे एंड हो रहा है। तो हमें यहाँ से इनके ग्रुप नंबर्स भी पता चल रहे हैं इन एलिमेंट्स के। इट्स इन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, सॉरी फॉस्फोरस ग्रुप 5 में है, ग्रुप 4 मिसिंग है, ये ग्रुप 6 है और ये ग्रुप 7 है। ठीक है, तो टेबल में हमें क्या चीज कंप्लीट करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। और देखें हमारे पास यहाँ पे एक हिंट है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर उन्होंने आपको क्या दिया, +7 दिया है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो आप पुट करेंगे वो पॉजिटिव में जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर पुट करेंगे, किसी का भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर पुट नहीं करेंगे, वरना अदरवाइज हमें पता है कि क्लोराइड मोस्टली क्या होता है, -1 होता है। इसी तरह सल्फर क्या होता है, मोस्टली 2- होता है, और फॉस्फोरस क्या होता है, मोस्टली 3- होता है। बट यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ग्रुप 2 ऑब्वियसली +2 होता है, ग्रुप 3 एल्यूमिनियम +3 होता है, बट फॉस्फोरस -3, सल्फर -2 और क्लोरीन -1 चार्ज के साथ एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे +7 होने का मतलब है कि हमें फॉस्फोरस और सल्फर का भी पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर देना है। फॉस्फोरस ग्रुप 5 का है तो इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप +5 देंगे, और सल्फर ग्रुप 6 का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप +6 देंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी क्लियर है सबको? जी सर। ओके, next part, explain why the atomic radius of elements in the third period decreases from sodium to chlorine. अगर हम सोडियम टू क्लोरीन मूव होते हैं तो वो कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? जी, किसी को पता है इसका आंसर? क्योंकि सर अक्रॉस द पीरियड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड वैलेंस नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। ओके, and sir number of shells remains constant and shielding effects remains constant too, hence atomic radii decreases. गुड। देखें, अगर हम इन सब एलिमेंट्स को देखें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल की हेल्प ले सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, फॉस्फोरस में 15, सल्फर में 16 और क्लोरीन में 17। ठीक है, और सब
कौन से पीरियड के हैं? दे ऑल बिलोंग्स टू पीरियड 3। इट मीन्स कि इन सब एलिमेंट्स के एटम्स में शेल्स कितने होंगे? दे ऑल हैव 3 शेल्स ओनली। बट अगर हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव हो रहे हैं तो हो क्या रहा है? ये देखें, सोडियम के पास न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्जेस थे और लेट सपोज सोडियम एटम का ये साइज था। मैग्नीशियम के पास कितने पॉजिटिव चार्जेस हो गए? 12 पॉजिटिव चार्जेस हो गए, जिसकी वजह से अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई और उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा, शेल क्लोजर हो जाएंगे न्यूक्लियस के। क्यों? क्योंकि आपके जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं वो सेम जो है पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन सब एटम्स का जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और उनके सेम रहने की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको? तो याद रखिएगा कि थर्ड पीरियड के अलावा जब भी अक्रॉस द पीरियड अगर एटॉमिक रेडियाई पूछा जाए तो सेम रीजन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि देयर इज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, क्योंकि पीरियड सेम है तो शेल चेंज नहीं होगा। और 3 मार्क्स हैं तो थर्ड पॉइंट क्या होगा? हेंस स्ट्रॉन्गर forces of attraction between nucleus and electrons, and which eventually leads to a shorter size or a smaller size of the atom. जी क्लियर है सबको? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट। जी किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिएगा। द रेडियस नो ऑफ सर, क्लियर है। common ion of magnesium is much smaller than the radius of most common ion of sulfur. Identify both ions and explain the difference in the radii. Okay, एक मिनट में एक काम करता हूँ, जरा रुकें। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। आई होप सबको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। Here we have magnesium and here we have a sulfur. ठीक है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में एग्जिस्ट कर रहा है और सल्फर ग्रुप 6 में एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों का पीरियड क्या है? बोथ आर इन द सेम पीरियड, बोथ आर इन द पीरियड 3। वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। अब वो मैग्नीशियम के मोस्ट कॉमन आयन कह रहे हैं और सल्फर के मोस्ट कॉमन आयन की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम अगर ग्रुप 2 में है तो मैग्नीशियम का मोस्ट कॉमन आयन क्या होना चाहिए? सर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। गुड, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और सल्फर अगर ग्रुप 6 में है तो इसका मोस्ट कॉमन आयन क्या होना चाहिए? सल्फर 2 नेगेटिव। सल्फर 2 नेगेटिव, क्योंकि ग्रुप 6 के जो
एटम्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी, सबको क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, अब जरा एक बात सोचें, दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट थे? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के। तो अगर मैग्नीशियम, तो इनका मतलब है इन दोनों के एटम्स में कितने शेल्स होंगे? सर दोनों में 3 होंगे। दोनों में 3 शेल्स होंगे, बट जब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बन गया तो उसके पास कितने शेल हो जाएंगे? सर 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, राइट? और यस सर। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो इसका मतलब है उसके पास कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे। 3 शेल्स ही रहेंगे। मैग्नीशियम एटम के पास 3 शेल्स थे, बट उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इस वजह से जो है उसका एक शेल कम हो गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला आइडेंटिफाई बोथ आइंस, तो आइडेंटिफाई बोथ आइंस में हम यहाँ पे लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। उसके बाद डिफरेंस हम ये देंगे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन हैज 1 शेल लेस देन सल्फर 2 नेगेटिव आयन। या तो आप ये लिख दें या यही बात लिख दें कि इट इज बिकॉज मैग्नीशियम हैव 2 शेल्स ओनली, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हैव 2 शेल्स ओनली एंड S2 नेगेटिव हैव 3 शेल्स। क्लियर है सबको? यस सर। जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, बी पार्ट। Phosphorus is a non-metal in the third period. It reacts vigorously with excess oxygen but slowly with chlorine. यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन फास्ट हो रहा है और क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन स्लो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा जो है बहुत फोकस के साथ रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं। ओके, सम रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस आर शोन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ए बना रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl5 बना रहा है, एंड देन वाटर के साथ रिएक्ट करके बी बना रहा है। अच्छा, मेरा एक ये सजेशन होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इस तरह की डायग्राम्स दी हुई हो, तो आप जो है आंसर्स पे जाने से पहले यहाँ पे आप अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लें। तो जब फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? P4O10। ओके, तो याद रखें कि जब भी फास्फोरस और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो फास्फोरस ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला हम P2O5 भी लिख सकते हैं और P4O10 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ए क्या होगा? इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, और PCl5 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो जो बी बनता है, ये कौन कोई बताएगा? इफ एनीबॉडी रिमेंबर। फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके। राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 1 फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए। ओके, वो हमने ऊपर लिखी थी, बैलेंस नहीं की थी। जब आप आंसर में पुट करेंगे तो प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होता है एज एन एलिमेंट, तो आप P नहीं लिखेंगे, हमेशा P4 लिखेंगे। सो P4 reacting with the oxygen that is diatomic O2, and then we will get P2O5। ठीक है, आप P4O10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बैलेंस करूं तो फास्फोरस 4 है, तो आई विल पुट 2 ओवर हियर, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 5s are 10, so I will put 5 over here. Is this clear to everyone?
जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर है। ओके, नाउ give two observations you could make it in reaction 2. ओके, रिएक्शन 2 को अगर आप देखें तो रिएक्शन 2 क्या हो रहा है, एक मिनट मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो। क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, मैं भी बैलेंस नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने इक्वेशन नहीं पूछी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन पूछी है और 2 ऑब्जर्वेशंस पूछी। जी, किसी को याद है ऑब्जर्वेशंस या प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप लोग ऑब्जर्वेशंस? ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी द कलर ऑफ क्लोरीन? सर ग्रीन। गुड। और क्लोरीन क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में हमें क्लोरीन नहीं मिल रहा बल्कि उसका क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन तो आप रिएक्टेंट क्योंकि कंज्यूम हो रहा है तो उसकी बेसिस पे आप ये बात लिख सकते हैं कि ग्रीन गैस डिसअपियर्स। बात समझ में आ रही है सबको? यस तो सर। हमने इस बेसिस पे कहा कि क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट था और वो रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब रिएक्ट कर रहा है तो उसकी अमाउंट कम होने लगेगी, जिसकी वजह से जो है आपका जो ग्रीन कलर की गैस है वो डिसअपियर होने लग जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, तो सर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो डीकलराइज होगा? बेटा सोल्यूशन नहीं फॉर्म होता, ये रिएक्शन में देखें लिखा हुआ है क्या, सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं कि सर लिक्विड लिक्विड इज सॉल नहीं समझ आ वाइट रहा। सॉलिड। वाइट सॉलिड, ओके। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं, व्हाइट सॉलिड, क्योंकि अगर हम क्लोरीन के कंपाउंड्स की बात करें तो यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल क्लोरीन कंपाउंड्स आर व्हाइट इन कलर एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर क्लोरीन आयरन के साथ है, कॉपर के साथ है, कोबाल्ट के साथ है, निकल के साथ है, तो वहां पे हमें कलर मिलेंगे, मगर एक्सेप्ट ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किसी और एलिमेंट के साथ अगर ग्रुप 7 एलिमेंट्स के कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि गैस का रिएक्शन हो रहा है तो जब भी क्लोरीन और फास्फोरस का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आपको एक और बात याद रहनी चाहिए कि आपको इस रिएक्शन में व्हाइट फ्लेम भी ऑब्जर्व होता है। तो मैंने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस बता दी, 2 ऑब्जर्वेशन 2 मार्क्स है तो आपने सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी, ओके, नाउ नेम कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का मैंने इधर आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया था, कोई मुझे सर नेम बता फॉस्फोरिक सकते हैं? एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। एनी अदर सजेशन? देखें यहाँ पे कंपाउंड है और उस पे कोई चार्ज नहीं है, इट मींस सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। और कितने ऑक्सीजन है? 4 4। ऑक्सीजन है, विच मींस -8। और अगर -8 ऑक्सीजन का चार्ज है तो इट मींस इन दोनों एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और फास्फोरस का कलेक्टिव चार्ज क्या होगा? +8 होगा, ताकि +8, हमें यस सम सर। ऑफ चार्जेस क्या मिले? 0 मिले। हाइड्रोजन वी ऑल नो क्या चार्ज होता है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 3, विच मेक्स इट +3। तो अगर हाइड्रोजन का टोटल चार्ज +3 है और ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -8 है, तो यहाँ फास्फोरस पे क्या चार्ज होना चाहिए ताकि आपको नेट चार्ज 0 मिले? +5। +5। +5। ठीक है, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +5 हो गई। +5, ठीक है, यस सर। एक्चुअली फास्फोरस जो है 2 एसिड्स बनाता है, वन इज H3PO3 एंड वन इज H3PO4।
ठीक है, अगर हम दोनों के प्रॉपर नेम्स दें तो H3PO3 is considered or is named as phosphorus acid. phosphoric 3 acid, and the proper name for H3PO4 is phosphoric 5 acid. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फॉस्फोरस का +3 चार्ज है और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फॉस्फोरस का +5 चार्ज है. तो हम प्रॉपर नेम मेंशन करेंगे एंड वी विल राइट phosphoric 5 acid. Is this understandable to everyone? Yes. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए. मुबश्शिर, आमिना, अशना, असना, यशफा. अच्छा, चैट में मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, तो प्लीज या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर जो है अनम्यूट करके बता दें. नो सर, क्लियर है बिल्कुल. Sir, why not phosphorus 3 acid? Why not phosphoric? 3 acid. Okay. Here, how many chlorines are attached with the phosphorus? 5. So it means chlorine have a -1 charge. Yes. So it means there is a -5 charge, right? Yes. So it means that phosphorus must have a +5 charge, not +3 charge. And Okay. if it have a +5 charge, so when it get dissolved in water, it will form H3PO4, that is phosphoric 5 acid. Okay, let me show you over here. There are 2 chlorides of phosphorus. One is PCl3 and one is PCl5. Okay. Yes. So when PCl3 gets in water, we will get phosphoric 3 acid with a +3 charge of phosphorus. And when PCl5, that is phosphorus 5 chloride, when it gets in water, we will get phosphoric 5 acid with a +5 charge. Okay. और इसी तरह इन दोनों के नेम्स भी, फॉस्फोरिक क्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोराइड, इन दोनों को नहीं बोला जाएगा, बल्कि इनको भी, इसको फॉस्फोरस 3 क्लोराइड कहा जाएगा, बिकॉज क्लोरीन है, फॉस्फोरस हैव अ +3 चार्ज ओवर हियर, एंड दिस वन इज कंसिडर्ड एज phosphorus 5 chloride. Is it clear now? Yes. Okay. Now, cerium is a lanthanoid metal that shows similar chemical reactions to some elements in third period. Okay. तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली आपको हिंट प्रोवाइड की है कि इनका रिएक्शन, सीरियम का रिएक्शन वैसा ही होगा जैसे पीरियड 3 एलिमेंट्स का होता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द सीरियम कंपाउंड्स कंटेन सीरियम 3+ आयन एंड सीरियम 4+ आयन. इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी स्पेसिफिकली, अगर हम पीरियड 3 से रिलेट कर रहे हैं, तो अगर सीरियम 3+ आयन है तो उसके रिएक्शन कैसे होंगे, जैसा एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैव अ 3+. और सीरियम 4+ आयन है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, पीरियड 3 में वी हैव अ सिलिकॉन विद अ 4 पॉजिटिव चार्ज, तो उससे सिमिलर रिएक्शन होंगे. ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर. Yes, sir. Okay. Now, draw a label diagram to show the structure and bonding in cerium. Okay. तो ये तो आप, सीरियम क्या है हमने ऊपर बता दिया, लैंथेनॉइड मेटल है. तो हाउ यू विल डू इट?
मेरे थोड़े से इरेगुलर बने, सेम साइज के आप कैटाइंस बना देंगे। ठीक है, इन कैटाइंस में आप पॉजिटिव चार्जेस शो कर देंगे। एंड देन बिटवीन द कैटाइंस जो स्पेसेस हैं उनमें आप माइनस चार्ज शो कर देंगे which are representing the free moving electrons. Is this clear to everyone? Yes, sir. सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही शो करनी होगी। Sorry, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही शो करनी होगी। हाइब्रिडाइजेशन बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होती है, जहां पे वो कोवलेंट कंपाउंड्स का अगर स्ट्रक्चर में वो ओवरलैपिंग या पूछते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन का वो स्पेसिफिकली बोलेंगे। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि सीरियम इज अ लेंथेनॉइड मेटल। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला शो द सीरियम शोज द सेम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एज अ टिपिकल मेटल। देखें यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया कि उसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर टिपिकल मेटल वाली है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो हम हमेशा कब शो करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए या कोवलेंट बॉन्डिंग में शो की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड, तो वहां पे हम शो करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ मेटल का स्ट्रक्चर शो करना है, तो ये आपका सिंपल एज इट इज वैसा ही होगा जैसा आपका ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. जी बेटा, आपको भी क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। ओके, नाउ सीरियम 4 ऑक्साइड SeO2 इज अ सिरेमिक, और हमने पढ़ा है सिरेमिक क्या होता है। SiO2 भी एज अ सिरेमिक बिहेव करता है और Al2O3 भी एज अ सिरेमिक बिहेव करता है क्योंकि जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियम 4 ऑक्साइड। जी, कोई आंसर देगा मुझे जल्दी से? टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा चलें, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताएं। ये तो आप ओ लेवल से पढ़ते आ गए ना, सिलिकॉन। जी, जॉइंट स्ट्रक्चर हैं। जॉइंट स्ट्रक्चर से हमेशा एक बात याद आनी चाहिए कि जो भी जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स की बात करूं, मैं क्यों इन दोनों से रिलेट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें। Cerium is a lanthanoid metal that shows the similar chemical reactions to some element in the third period। तो ये थर्ड पीरियड से रिलेटेड है। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया कि ये सिरेमिक है, तो सिरेमिक वाली प्रॉपर्टीज होंगी। क्या सिरेमिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं। नहीं। तो इट मींस इट इज इंसुलेटर ऑफ, आप जस्ट इंसुलेटर भी लिख दें मगर मैं फर्दर स्पेसिफाई करके लिख रहा हूं, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना हीट कंडक्ट करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट। Naturally occurring sample of cerium contains only 4 isotopes. Data for the 3 of the isotopes are shown in the table. Okay, fourth one का उन्होंने कहा है to be calculated. The relative atomic mass of the sample is 140.116, यानी कि अब उन्होंने सीरियम का आपको AR भी बता दिया है। Use these data to calculate the relative isotopic mass of the fourth isotope in this sample of cerium. Give your answer to 3 decimal places. जी, फॉर्मूला याद है सबको कैलकुलेट करने के लिए?
क्या होता था, रिलेटिव एटॉमिक मास जो AR है दैट इज इक्वल्स टू mass of the first isotope times its percentage abundance, then जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबके मैसेस को उन सबकी परसेंटेज अबंडेंस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते थे 0.251। ये सेकंड हो गया। देन थर्ड इज 139.905 टाइम्स 88.450। फिर इसमें हम ऐड करेंगे फोर्थ को। फोर्थ का आइसोटोपिक मास मुझे नहीं पता, मैं उसे एक्स ले लेता हूँ, परसेंटेज भी नहीं पता, मगर हमें पता है कि अगर मैं इन सब परसेंटेजेस हैं ये सब, तो इन सबको सम करूंगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो जरा 100 में से माइनस कर दें सबको, आपको ये परसेंटेज मिल जाएगी। बताइए मुझे कोई आंसर क्या आ रहा है। सर 11.114। 11.114 कैसे किया आपने ये परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि हमें बाकी सबकी परसेंटेज पता है। तो 100 माइनस 0.185 माइनस 0.251 माइनस 88.450। तो थर्ड वाले की परसेंटेज अबंडेंस क्या आ गई, 11.114। क्लियर है सबको। यस और सर। डिवाइड कर देंगे 100 से। और अब आपने क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है यस सर। और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है क्या आ रहा है आंसर। सर एक से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 140.116 माइनस 135.907 into 0.185, then 137.907 into 0.251, अच्छा ये सब उधर जाके सॉरी माइनस होंगे, प्लस नहीं लगेगा, माइनस 139.905 into 88.450 और 11.114 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा। जी तो ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मुझे बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर में पुट कर लें। जी कोई मुझे आंसर बता रहा है।
Sir, 141.9. 141.9 9 2 9 के बाद भी कोई फिगर है? 15 तो 2 ले लें। नहीं, यहाँ पे आप 2 नहीं लें, ये देखें। ओके ओके ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस मिस नहीं होनी चाहिए। इस कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर। क्लियर है सबको? जी सर। ओके। हाइड्रोजन हैलाइड्स are compounds formed when halogen group 7 elements react with hydrogen. The bond polarity of the hydrogen halide decreases from HF to HI. Okay, यानी कि HF सबसे ज्यादा पोलर है और HI सबसे लीस्ट पोलर है। Explain the meaning of the term bond polarity. अच्छा चलें, एक्सप्लेन करने को छोड़ेंगे, मुझे ऐसे बता सकते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी अगर कहा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? देखें, बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये HF है, अगर इस बॉन्ड के जो दोनों साइड पे बॉन्डेड आइटम्स हैं अगर उन पे पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं तो इट मींस कि वो बॉन्ड पोलर है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो वो कह रहे हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि इन पार्शियल चार्जेस तो सब पे ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी कि क्लोरीन से नीचे क्लोरीन होता है तो HCl में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उससे नीचे HBr होता है उसमें भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और उससे नीचे HI होता है और उसमें भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। बट इन चार्जेस की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगी, तभी वो उसकी बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, और इसमें इन चार्जेस की इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी बॉन्ड पोलैरिटी कम है। ये बात क्लियर है जी? ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ओके, तो सबसे सिंपल वर्ड में आप बॉन्ड पोलैरिटी को किस तरह बता सकते हैं कि इट इज when the two bonded atoms are partially charged। ठीक है, जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं अगर उन पे पार्शियली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि वो उनका बॉन्ड पोलर है। अच्छा, दूसरी बात समझें, अगर फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज मोर टूवर्ड्स फ्लोरीन, या फ्लोरीन ने जो है या अनइक्वल शेयरिंग हुई भी है और फ्लोरीन के पास जो है ज्यादा शेयर है इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन के पास कम है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बिल्कुल जी, बाकी सबको ये पॉइंट क्लियर है? अगर किसी भी चीज पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन हुई भी है बिटवीन दीज टू एटम्स वो क्या है? अनइक्वल है। तो हम दूसरी तरीके से अगर आप करना चाहें, एक तो ये बात लिख सकते हैं कि जब भी दो बॉन्डेड एटम्स पार्शियली चार्ज होंगे तो वो बॉन्ड पोलैरिटी है। अदरवाइज आप ये बात लिख सकते हैं कि इट इज unequal distribution of electrons in a bond।
एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बॉन्ड पोलैरिटी कहलाती है। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. ओके। Suggest why the boiling point of hydrogen fluoride is much higher than the boiling point of the other hydrogen halides। जी, किसी को इसका आंसर पता है? सर क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा होता है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है, तो फिर वो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है? जब भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी या इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो है किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हम जो आपने दूसरी बात की वो इस पॉइंट के लिए बिल्कुल गलत है, वो सही कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है? बट ओके फर्स्ट सर। आपने जो स्टेटमेंट दिया वो बात सही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और इन सब मॉलिक्यूल्स के, इन सब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl के मॉलिक्यूल्स के, HI के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। यस सर। तो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज बिकॉज बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड molecules there is hydrogen bonding hence more energy is needed to break these hydrogen bonds between hydrogen fluoride molecules। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं ये पता है? जी, ये सर सबको वाटर भी याद है? बनाता है आई गेस। जी, वाटर भी बनाता है। वाटर भी बनाता है, गुड। देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अगर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है और वो हाइड्रोजन एटम, इस बात को समझ लीजिएगा, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इधर फ्लोरीन से बॉन्ड हो रहा हो या ऑक्सीजन से बॉन्ड हो रहा हो या नाइट्रोजन से बॉन्ड हो रहा हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड
दूसरे किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एटम दूसरे किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा एक पहली इंपॉर्टेंट बात जो कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है, इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट मींस इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल में एक ऐसा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो कि कोवलेंटली क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से बॉन्डेड हो। और फिर अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, नाउ इट डजंट मैटर कि वो किस एलिमेंट से बॉन्ड हो रहा है फर्दर, बट अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा जो हाइड्रोजन कोवलेंटली भी इन्हीं तीनों में से किसी एक एटम से बॉन्डेड है, तो ये वाली अट्रैक्शन हमेशा क्या कहलाएगी? That force of attraction between these two molecules is called hydrogen bond. ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? यशपा, अशना, असना, आमीना, तो प्लीज पूछ लें। No, sir. ओके। Describe and explain the relative thermal stabilities of hydrogen halides. हाइड्रोजन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटीज की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से मैं ये पॉइंट आप लोगों को लिखवा दूं कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी तो हम उसको किससे डिस्कस करेंगे? वो दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन को डिस्कस करके एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर वाले पार्ट में किया। उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट का पूछा था कि एचएफ का क्यों हाइयर है, तो हमने बताया कि एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन द एचएफ मॉलिक्यूल, इसलिए हाइयर है और इसीलिए हमें मोर एनर्जी चाहिए। और बाकी सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि उनके बिटवीन जो है डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो जब भी इन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना होगा, तो डिस्कस करना होगा, तो उसका याद रखिएगा हमारा हमेशा आंसर की एक्सप्लेनेशन किस पे डिपेंड कर रही होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होगी, जो कि या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है या और कौन कौन सी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा? परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या इंड्यूस्ड डायपोल, परमानेंट डायपोल, टेम्पररी डायपोल फोर्सेस भी जिन्हें कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको समझा दी कि कहां पे एग्जिस्ट करेगी। परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस में एग्जिस्ट करेगी वो मॉलिक्यूल्स जो पोलर होंगे, जिन मॉलिक्यूल्स का एक एंड पार्शियल पॉजिटिव होगा और एक एंड पार्शियल नेगेटिव होगा। और इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम टेम्पररी डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में किस किस की एग्जांपल आ सकती है? HCl, ठीक है, HCl के बाद H2S, ठीक है, और HI, HBr, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक में जाएं तो आपका जो एसीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जो प्रोपानॉन होता है CH3 COCH3, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। इसी तरह नॉन पोलर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। सही है, ये सब नॉन पोलर हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, और ये जिस ऑर्डर में लिखा है इसी ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस सबसे वीक होती हैं, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस उससे स्ट्रांग होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। अच्छा, तो दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो थी थर्मल स्टेबिलिटी। जब भी बात थर्मल स्टेबिलिटी की होगी और अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है, तो हम वहां पे उन कंपाउंड्स के कोवलेंट बॉन्ड्स को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली बात होगी जो मोहम्मद शेख आपने पहले उसमें बात की थी। देखें होता क्या है, क्लोरीन का रेडियस बहुत छोटा है,
तो फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का साइज ये होगा और बॉन्ड छोटा होगा, क्यों? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के न्यूक्लियस के करीब है। क्लोरीन एटम हाइड्रोजन, क्लोरीन एटम फ्लोरीन से बड़ा है, जिसकी वजह से साइज बड़ा हो जाएगा और दोनों एटम्स के बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा। ब्रोमीन और बड़ा है, तो साइज बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बिटवीन ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। एंड इन द सेम वे HI में और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। आप देखें इनमें से किस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना सबसे इजी है? सर हाइड्रोजन आयोडाइड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा बॉन्ड होगा, जितना शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस से दूर होगा, उतना उसको ब्रेक करना इजी होगा। समझ में आ रही है सबको बात? यस सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? Yes. जी सर। ठीक है। और इन बॉन्ड्स की एनर्जी को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। 3 मार्क्स हैं, तो देखें 3 मार्क्स के लिए आपके 3 पॉइंट्स क्या होंगे? पहला, थर्मल स्टेबिलिटी उन्होंने बताया नहीं कि क्या है, तो हमें एक्सप्लेन करनी है, पहले हमें ट्रेंड बताना है। तो हम क्या बताएंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड decreases down the group। ठीक है। It is because size of halogen atom increases। क्यों डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, हेलोजन एटम का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू decreases down the group। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी is the amount of energy needed to remove to break 1 mole of a specific covalent bond। तो obviously इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन वीक हो चुकी होगी, बॉन्ड वीकर होगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो ये वाली बात याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की रीजनिंग डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और थर्मल स्टेबिलिटी की रीजनिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती, बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। ओके। The equation for the preparation of hydrogen chloride using concentrated sulfuric acid is shown। Use the Bronsted-Lowry theory of acid and bases। Identify the base and its conjugate acid in this reaction। Explain your answer। Base क्या होती है भाई? Yes, what is base? सर जिसका pH 7 से above होता है। Bronsted-Lowry base कैसे डिफाइन करेंगे? Yes, anyone? सर ये चैप्टर पढ़ा नहीं Bronsted-Lowry मैंने। base is a proton acceptor and Bronsted-Lowry acid is proton donor। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन के पास पहले कोई H पॉजिटिव नहीं था और प्रोडक्ट में क्लोरीन के पास H पॉजिटिव आ गया, तो इट मींस ये जो क्लोराइड आयन NaCl में है, इसने क्या किया है? इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। तो इट मींस आपकी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस क्या होगी? Cl नेगेटिव आयन। ये बात समझ में आ रही है सबको?
जी सर। और जो बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज फॉर्म करती है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो क्लोराइड इज द बेस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? जो ये फॉर्म कर रही है, तो क्लोराइड आयन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके HCl बना रही है, तो HCl इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब उन्होंने उसके बाद बोला था कि एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है? तो अगर हमने क्लोराइड लिया है तो हम यही बात लिखेंगे कि क्लोराइड इज अ, हमने उसे बताया है कि वो क्या है, बेस है। तो क्यों बेस है? बिकॉज इट्स अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। और कॉन्जुगेट एसिड याद रखिए हमेशा वो होता है जो बेस से बनता है, तो उसका मतलब है कि उसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना? तो HCl is a conjugate acid of Cl negative because it has one more H positive. क्लियर है ये बात सबको? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नहीं सर। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वेडनेसडे को, सेम टाइम 10:30, ठीक है? ओके सर। सर वो मैं ये पूछने वाला था कि ये कौन सा चैप्टर है, ये जरा मैं पढ़ लूँ, ये वाला मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। कौन सा? ये अभी ये ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। ये इक्विलिब्रिया का एंड है। ओके ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। वेडनेसडे सेम हाफिज। टाइमिंग।